हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो मॉनिटरिंग के पार्ट का लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग। न्यूरोमस्कुलर मतलब कि जो नर्व एंडिंग है और जो मसल के बीच में जो रिएक्शंस हो रही हैं तो न्यूरोमस्कुलर होती हैं वो, ठीक है। नर्व और मसल के बीच में जो भी कुछ रिएक्शंस वगैरह होंगी तो वो न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग के अंडर आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स कैन बी यूज्ड फॉर न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग। ठीक है, तो कौन कौन सी नर्व्स होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग होती क्या है, ठीक है। ये किसके बीच की है? नर्व और मसल के बीच में। अब हम क्या करते हैं इस मॉनिटरिंग के अंदर कि कोई भी जो मसल होती है हमारी उस पर स्टिमुलाई दी जाती है, ठीक है। स्टिमुलाई होएगी मतलब यानी कि पेन सेंसेशन दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, पेन, इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकते हैं आप उसको, ठीक है। कोई किसी भी तरीके का स्टिमुलाई दी जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से उसको स्टिमुलाई की रिस्पॉन्ड में कुछ देना पड़े, ठीक है, यानी कि मोटर एक्शन देना पड़े। तो स्टिमुलाई कुछ भी दे सकते हैं आप उसको। तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक मसल पे क्या किया जाता है, मसल को चूज़ करेंगे सबसे पहले कि हाँ इस मसल को हमने चूज़ किया, उस पर क्या करेंगे, स्टिमुलाई देंगे। स्टिमुलाई देंगे तो क्या होगा, उस मसल को नर्व सप्लाई होती है, तो वो नर्व सप्लाई क्या करेगी, उस पर रिएक्शन से होंगी, वो डीपोलराइज हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या पता लगता है, जब वो डीपोलराइज हो जाएगी तो क्या होता है, सिग्नल्स निकलेंगे कि इस मसल पर ये स्टिमुलाई आई है, तो इसके रिस्पॉन्ड में वो अपने आप मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करती है, ठीक है। तो जो वो मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करेगी उसको कैलकुलेट किया जाता है मॉनिटर में, और जितना हमने स्टिमुलाई दिया और उसके बदले में जितना मोटर रिस्पॉन्स हमको मिला पेशेंट से, तो दोनों को क्या एनालाइज करके एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसके अंदर बताया जाता है कि पेशेंट की जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ पे कितना इफेक्टिवली अभी मसल रिलैक्सेंट काम कर रहा है, या फिर वो काम कर रहा है या फिर वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर पूरा पेशेंट ने रिस्पॉन्स दे दिया मोटर रिस्पॉन्स, मतलब मसल रिलैक्सेंट का असर खत्म हो चुका है। और अगर उसने थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स दिया यानी कि अभी एडिक्वेट रिवर्सल आया नहीं है, और अगर वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है यानी कि मतलब टोटली ब्लॉक्ड है, मसल्स रिलैक्सड है, ठीक है। तो कौन कौन सी नर्व्स चूज़ की जाती हैं, मीडियन नर्व, पोस्टीरियर टिबियल नर्व, पेरोनियल नर्व, अल्नार नर्व, ठीक है। तो ये सभी चारों जो नर्व्स हैं ये चूज़ कर सकते हैं, तो फॉलो दिस इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज आइडियल फॉर न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग, कोरुगेटर सुपरसिलाई, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, बोथ ऑफ दीज। अब मोस्ट कॉमनली जो न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग के अंदर मसल चूज़ की जाती हैं उसके बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि आइडियल मसल कौन सी है, तो कोरुगेटर सुपरसिलाई और ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ये दोनों क्या होती है, आइडियल होती है। इन दोनों में अब मोर आइडियल पूछेगा तो क्या आंसर देंगे, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। If question asked for more ideal, then answer will be orbicularis oculi. Next question है which of the following is most commonly used muscle for neuromonitoring। ठीक है, तो पहला तो क्या पूछा था, आइडियल मसल कौन सी है, दूसरा पूछा कि मोर आइडियल कौन सी है, तीसरा पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमनली यूज़ कौन से करेंगे। तो आइडियल तो वो थी पर हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो ये दोनों नर्व्स हैं, कोरुगेटर सुपरसिलाई ये और मसल हैं, और ऑर्बिकुलर ओकुलाई, ये क्या होती है, फेशियल सप्लाई होती है नर्व्स की इसको। तो फेशियल पे अगर आप इसको स्टिमुलाई देंगे तो पेशेंट को ठीक नहीं होगा, पेशेंट के लिए, ठीक है। तो इन दोनों को ये नहीं देते, हम नहीं चूज़ करते हैं इनको हम। तो इसकी वजह हम क्या चूज़ करेंगे, अडक्टर पॉलिसिस हम चूज़ करते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज़ करेंगे, अडक्टर पॉलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुपरफिशियल नर्व। ऑप्शन है मीडियन नर्व, पोस्टीरियर टिबियल नर्व, पेरोनियल नर्व या फिर अल्नार नर्व। करेक्ट आंसर इसका जाएगा पेरोनियल नर्व। हाँ, आपको कन्फ्यूजन होएगा क्योंकि सब लोगों को अल्नार नर्व आंसर मिलता है हर जगह कि सुपरफिशियल कौन सा है, सुपरफिशियल कौन सा है। पर ऐसे पूछेगा कि मोस्ट सुपरफिशियल कौन सी है, तो मोस्ट सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व जाती है, क्योंकि अल्नार नर्व जो होती है पूरे हाथ में सप्लाइड होती है, बस वो एल्बो वाले पार्ट से क्या होता है, सुपरफिशियल पहुंचता है, जबकि पेरोनियल नर्व क्या होता है, वो तो नॉर्मली सुपरफिशियल ही चलती है। तो मोस्ट सुपरफिशियल कौन सी मानी जाएगी, पेरोनियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलाई इज यूज्ड फॉर न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग। ऑप्शन है हमारे पास में सिंगल ट्विच, ट्रेन ऑफ फोर, टिटेनिक स्टिमुलेशन, पोस्ट टिटेनिक काउंट, डबल बस्ट स्टिमुलेशन, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी तरह की स्टिमुलाई हैं जो यूज़ की जाती है न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग के अंदर, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस जाएगा। और हर एक के बारे में हम थोड़ा थोड़ा MCQs में समझ के कर लेंगे सब कुछ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल ट्विच के बारे में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेशंस आर ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी देयरफॉर ओनली यूज टू एसेस डीप ब्लॉक्स। तो ये पूछ रहा है कि इन सभी जो स्टिमुलाई हैं इनमें से कौन सी हैं जो कि वेरी हाई इंटेंसिटी वाली हैं, जिसमें स्टिमुलेशन क्या होता है, बहुत हाई इंटेंसिटी का होता है, जो कि डीप ब्लॉक्स में यूज़ कर सकते हैं उनको एसेस करने के लिए। तो वो कौन कौन से होती हैं, सिंगल ट्विच को छोड़ दीजिए, ट्रेन ऑफ फोर को छोड़ दीजिए, बाकी की जो 3 बच गई वो डीप ब्लॉक्स के लिए होती हैं, क्योंकि इनकी जो इंटेंसिटी होती है स्टिमुलेशन की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो टिटेनिक स्टिमुलेशन, पोस्ट
हेमोस्टेटेनिक काउंट, डबल बर्स्ट स्टिमुलेशन, ये तीनों क्या है, डी ब्लॉक्स के लिए बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंगल ट्विच स्टिमुलेशन। ऑप्शन है ओनली वन स्टिमुलेशन इज गिवन फॉर 0.2। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या क्या देखा, पहले हमने मेथड्स पढ़ लिए स्टिमुलाई के, उसके बाद में पहला मेथड कौन सा था, सिंगल ट्विच। तो सिंगल ट्विच के बारे में हम सीख लेते हैं इसके अंदर कि सिंगल ट्विच होता क्या है। सारे स्टेटमेंट्स इसके करेक्ट निकलेंगे क्योंकि ये मैंने आपको याद कराने के लिए, समझाने के लिए बताया इसके अंदर तीनों चारों स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है ओनली वन स्टिमुलेशन इज गिवन फॉर 0.2 मिली सेकेंड इन वन साइकिल। ठीक है, तो सिंगल ट्विच मतलब सिंगल का मतलब क्या है, सिर्फ एक दिया जाएगा, एक स्टिमुलाई दी जाएगी। सिंगल ट्विच यानी कि सिंगल स्टिमुलाई कितने सेकंड के लिए देते हैं, 0.2 मिली सेकंड के लिए, यानी कि एक साइकिल में 0.2 मिली सेकंड के लिए स्टिमुलाई दी जाती है सिंगल स्विच के अंदर। दूसरा ऑप्शन है बोथ डीपोलराइजर्स एंड नॉन डीपोलराइजर्स विल कोज डिप्रेशन ऑफ दिस सिंगल ट्विच स्टिमुलेशन। अब चाहे डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेशन हो या फिर नॉन डीपोलराइजर मसल रिलैक्सेशन हो, दोनों के अंदर क्या देखने को मिलता है, दोनों के अंदर सिंगल ट्विच के अंदर डिप्रेशन देखने को मिलता है। डिप्रेशन का मतलब क्या है, जो सिंगल ट्विच के बदले जो हमको रिस्पॉन्स आना चाहिए था वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, वो डिप्रेशन में जा चुका है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों ने एक्ट किया हुआ है अभी, डीपोलराइजर या फिर नॉन डीपोलराइजर, दोनों की वजह से। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टिमुलेशन ऑफ 0.1 हर्ट्ज। अब हमको ये तो समझ आ गया कि सिर्फ एक स्टिमुलाई दी जाती है एक साइकिल के अंदर, और वो एक स्टिमुलाई कितनी देर तक दी जाती है, 0.2 मिली सेकेंड के लिए दी जाती है, एक सेकेंड। ठीक है, और एक साइकिल कितनी देर की होती है, इसकी 10 सेकेंड्स की होती है, यानी कि 10 सेकेंड्स के अंदर उसको एक स्टिमुलाई दी जाएगी 0.1 हर्ट्ज की, और वो की कितनी देर तक दी जाती है, 0.2 मिली सेकेंड्स तक। ठीक है, तो 10 सेकेंड में एक स्टिमुलाई कितने फ्रिक्वेंसी की, 0.1 हर्ट्ज की, और कितनी देर तक देंगी, 0.2 मिली सेकेंड तक। तो ये तीनों चारों पैरामीटर हमको याद रखना है ऐसे सिंगल ट्विच के लिए। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। इन एवरी 10 सेकेंड्स a single stimulation is given of frequency 0.1 hertz for 0.2 milliseconds. Next statement है which of the following method is most commonly used for neuromuscular monitoring। तो इन सभी में से जो मोस्ट कॉमनली यूज़ कौन सा किया जाता है वो होता है ट्रेन ऑफ 4। सिंगल ट्विच हम पढ़ चुके हैं, अब हम ट्रेन ऑफ 4 पढ़ेंगे। तो इसका मोस्ट कॉमनली यूज़ में क्या आएगा, ट्रेन ऑफ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टी ऑफ 4 यानी कि ट्रेन ऑफ 4। ट्रेन ऑफ 4 क्या है, इसको ट्रेन ऑफ 4 यानी कि 4 डब्बे हैं ट्रेन के, से मान लेते हैं। ठीक है, चारों के अंदर क्या है, पैकेट भरे हुए हैं स्टिमुलाई के। ठीक है, T1 पहला डब्बा, T2 दूसरा डब्बा, T3 तीसरा डब्बा, और T4 चौथा डब्बा। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पेशेंट जो है हमारा वो क्या है, बैट्समैन है। ट्रेन ऑफ 4 यानी कि पेशेंट के पास 4 बॉल हैं, और वो उन बॉल्स पे कितने रन बनाता है, कितने शॉट देता है, तो उसके बेसिस पे क्या होता है, इसका पैरामीटर्स डिसाइड होते हैं ट्रेन ऑफ 4 के। तो अब पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं वो भी हम पढ़ लेंगे आगे। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, इट डिलीवर्स 4 स्टिमुलाई ईच ऑफ 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी फॉर 2 सेकेंड्स एंड देन इट रिकॉर्ड रिस्पॉन्सेज टुवार्ड्स इट। यानी कि जो इसकी एक साइकिल होती है उसमें ये 4 स्टिमुलाई देता है। ठीक है, हर स्टिमुलाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 2 हर्ट्ज, और कितनी देर तक देता है, 2 सेकेंड्स के लिए, यानी कि 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ ईच स्टिमुलाई 2 सेकंड के लिए देता है, और ऐसी वो 4 स्टिमुलाई देता है। जब चारों दे देगा तो चारों के बदले जो उसको रिस्पॉन्स मिलेगा पेशेंट से, उनको वो रिकॉर्ड करता है और मॉनिटर पे शो करता है। ठीक है, और जो वो 4 रिस्पॉन्स हमको मिले हैं वो कैसे मिलते हैं मॉनिटर पे, वो एम्पलीट्यूड्स में बनते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड्स बनते हैं, जो अगर पूरा रिस्पॉन्स दिया तो फुल्ली 1 एम्पलीट्यूड, आधा दिया तो आधा एम्पलीट्यूड, नहीं दिया तो 0, कुछ एम्पलीट्यूड बनेगा ही नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट हम क्या देखेंगे, इन TO4 यानी कि ट्रेन ऑफ 4 यूजुअली 3 पैरामीटर्स आर कैलकुलेटेड। अब क्वेश्चन अगर आता है या फिर हमको समझने की भी बात है तो सिर्फ 3 ही पैरामीटर हमको समझने हैं। T4/T1 यानी कि T4/T1 का रेशियो, दूसरा ट्रेन ऑफ 4 का स्कोर, तीसरा परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेड। ठीक है, तो T4/T1 कैसे निकालेंगे, जो हमने चौथी स्टिमुलाई दी थी उसके बदले हमको कितना रिस्पॉन्स मिला, डिवाइड बाई जो मैंने पहली स्टिमुलाई दी थी उसके बदले हमको कितना रिस्पॉन्स मिला। तो ऑब्वियसली पहला जो T1 वाला होता है, जब हम मसल रिलैक्सेशन देते ही हैं किसी को तो शुरू में उसका इफेक्ट नहीं आता, धीरे धीरे उसका इफेक्ट आने लगता है। तो पहला एम्पलीट्यूड होता है वो तो पूरा ही बनता है। ठीक है, बाद में धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर बाद के पैरामीटर सब्सिक्वेंटली जो पैरामीटर्स हैं वो कम हो जाएंगे ट्रेन ऑफ 4 में, तो क्या होता है, T4 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू T1। तो जब ये ओवरऑल वैल्यू कम आएगी तो उसका मतलब क्या है कि मसल रिलैक्सेंट एक्ट कर रहा है। और जब जैसे मान लेते हैं दोनों की वैल्यू बराबर है, पहले रिस्पॉन्स में भी सेम स्टिमुलाई दी पेशेंट ने, सेम रिस्पॉन्स दिया, और फोर्थ स्टिमुलाई में भी पेशेंट ने सेम रिस्पॉन्स दिया, यानी कि पेशेंट इक्वली अभी है। ठीक है, उसके ऊपर असर हुआ ही नहीं है मसल रिलैक्सेशन का। तो नॉर्मल स्टेट में अगर पूछेगा तब तो इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है,
अगर ये आ गया ज़ीरो यानी कि ट्रेन ऑफ फोर यानी कि फोर्थ रेस्पॉन्स के बदले कोई स्टिमुलाई नहीं मिली, कोई एम्पलीट्यूड नहीं मिला, तो ऊपर वाली वैल्यू अगर ज़ीरो आ गई तो ज़ीरो है कंप्लीट। ठीक है, तो ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली उसकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्सड हो चुकी हैं, मसल रिलैक्सेशन पूरा काम कर रहा है। उसके बाद में होता है TO4 स्कोर। TO4 स्कोर कैसे निकालते हैं? अगर जैसे कि हमने पहली स्टिमुलस दी, ठीक है, उसके बदले एम्पलीट्यूड आया, दूसरी रिस्पॉन्स दी उसके बदले एम्पलीट्यूड आया, तीसरी रिस्पॉन्स दी उसके बदले एम्पलीट्यूड आया, चौथी में नहीं आया, तो 3 बार उसने शॉट मारे, 3 रिस्पॉन्स, जितने पेशेंट रिस्पॉन्स देगा उतना उसका TO4 स्कोर बनता है। अगर उसने सिर्फ पहले में स्कोर किया तो सिर्फ उसका 1 होगा, यानी कि पहला एम्पलीट्यूड आया और बाकी सब तीनों में नहीं आया तो 1, 2 आया, 2 नहीं आया तो 2 रन, 3 आए तो 3 रन, यानी कि कुल मिला के पेशेंट जितने रिस्पॉन्स मारेगा चारों के अंदर, 4 में से चारों मार दिया तो 4 TO4 स्कोर का आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम TO4 स्कोर निकाल सकते हैं। लास्ट पैरामीटर होता है परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेड। ये हम कैसे पता लगाएंगे? ये पता लगाने के लिए मैं बताता हूँ आपको। 4 पैरामीटर याद रखने हैं, 70%, 80%, 90%, 100%। ठीक है, तो अगर पेशेंट का TO4 स्कोर आ रहा है 3, यानी कि सिर्फ एक शॉट उसने मिस कर दिया, ठीक है, तो ब्लॉकेड कितना है? 70%। उसके बाद में अगर 2 शॉट उसने मिस कर दिया सिर्फ TO4 का, उसका कितना है? 2, तो उसका मतलब है कि 80% ब्लॉकेड हो चुका है। अगर 3 बॉल उसने मिस कर दी, TO4 स्कोर कितना सिर्फ उसका रह गया? 1। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? एक ही बॉल उसने खेली है, 3 उसने मिस कर दी, तो 90% ब्लॉकेड है। चारों बॉल उस पेशेंट ने मिस कर दी तो चारों में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो 100% ब्लॉकेड है। ठीक है, तो T4/T1 हम समझ लिए, TO4 स्कोर हमने समझ लिया, परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेड हमने समझ लिया। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेड में हम 70, 80, 90, 100 देख लिए। तो 100% जब पूरा ब्लॉकेड हो जाएगा तो वही फेज़ रिक्वायर्ड होती है इंटूबेशन के लिए। जब तक 100% ब्लॉकेड नहीं होती उससे पहले इंटूबेशन नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन में अगर पूछे कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेड इज नेसेसरी फॉर इंटूबेशन, तो आंसर आएगा 100%। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग। ये भी ठीक है, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन है T4/T1 इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड के रिस्पॉन्सेज पे बेस्ड होता है। T4 इज द लास्ट रिस्पॉन्स ऑफ एम्पलीट्यूड, ये भी ठीक है। T1 इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स एम्पलीट्यूड, ये भी ठीक है। इन नॉर्मल कंडीशंस द T4/T1 इज कैलकुलेटेड एज 1। नॉर्मल कंडीशन में दोनों क्या होते हैं? रिस्पॉन्स बराबर होते हैं, तो 1 आंसर होता है। एज इक्वल एम्पलीट्यूड अराइज इन ईच रिस्पॉन्स, तो ये भी सही है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रेन ऑफ 4। ऑप्शन से डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स रिजल्ट्स इन एम्पलीट्यूड ऑफ 1 और 4। अब हमको क्या समझना है TO4 के अंदर कि 2 तरह के मसल रिलैक्सेंट होते हैं, एक डीपोलराइजर, एक नॉन डीपोलराइजर। डीपोलराइजर में आते हैं सक्शनल कोलिन, नॉन डीपोलराइजर में आते हैं सक्शनल कोलिन के अलावा जो भी बच गए वो सारे आते हैं इसके बदले में। ठीक है, तो डीपोलराइजिंग के क्राइटेरिया कुछ अलग होते हैं, नॉन डीपोलराइजिंग के क्राइटेरिया कुछ अलग होते हैं, दोनों अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के लिए। तो जो सीधा सा हमको याद रखना है, सक्शनल कोलिन जो होता है वो इक्वली एक्ट करेगा चारों रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक है, अगर उसको आप 4 स्टिमुलाई देंगे सबसे पहले जब आपने दिया ही है, तो शुरू में क्या होता है, पेशेंट को इफेक्ट उसका आता नहीं है, धीरे धीरे इफेक्ट आने लगता है। तो इसमें क्या होता है, चारों स्टिमुलाई, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, डीपोलराइजिंग ब्लॉक वाला बी वाला। पहले TO4 में क्या हुआ है, इक्वल स्टिमुलाई आ रही है। दूसरे में क्या होगा, थोड़ी कम हो गई, पर इसमें भी क्या है, इक्वली आएंगी। यानी कि डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट की खास बात है कि वो चारों स्टिमुलाई सेम चलती हैं उसकी। ठीक है, ऐसे एक एक करके कम नहीं होती कि पहले T4 कम हो गई फिर T3 कम हो गई। ऐसे नहीं होगा कि चौथा रिस्पॉन्स थोड़ा कम हुआ है, उससे पहले वाला थोड़ा ज़्यादा था, उससे पहले थोड़ा और ज़्यादा था, ऐसे नहीं होता। सक्शनल कोलिन में यानी कि डीपोलराइजर में क्या होता है, चारों रिस्पॉन्स बराबर आते हैं। ठीक है, तो पहले में देखो फुल थी, थोड़ी कम हुई, थोड़ी कम हुई, थोड़ी और कम हुई, उसके बाद में जब इसका इफेक्ट पूरा आ जाएगा तो ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का क्या होता है, या तो 1 ही होगा या 0 होगा। 1 कब होगा, जब T4/T1 दोनों बराबर है। 0 कब होगा, जब पूरी हट चुकी हैं, 0 हो चुकी हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दूसरा हम देखते हैं नॉन डीपोलराइजर्स के लिए। नॉन डीपोलराइजर्स में क्या होता है कि सबसे पहले चारों इक्वली आती हैं, फिर सबसे बाद में क्या इसका इफेक्ट क्या होता है, धीरे धीरे आने लगता है। सक्शनल कोलिन के 4 इफेक्ट एक साथ निकलते हैं, जबकि नॉन डीपोलराइजर मसल में क्या होता है कि इसका इफेक्ट होते हैं वो एकदम धीरे धीरे आने लगता है। तो धीरे धीरे आएगा, क्या होगा, पहले रिस्पॉन्स ने पहले स्टिमुलाई में पेशेंट फुल्ली रिस्पॉन्ड करेगा, दूसरे में थोड़ा कम करेगा, तीसरे में थोड़ा और कम करेगा, चौथे में वो और कम करेगा। ऐसे करते करते क्या होगा, चौथे में रिस्पॉन्स देना बंद करेगा, फिर तीसरे में देना बंद करेगा, फिर दूसरे में देना बंद करेगा, फिर पहले में देना बंद करेगा, फिर चारों रिस्पॉन्स में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि
फेडिंग देखने को मिलती है। फेडिंग मतलब क्या है? फेडिंग देख लीजिए, अनइक्वलनेस आ रही है इस एम्पलीट्यूड के अंदर, तो उसको फेडिंग बोल सकते हैं हम। तो फेडिंग कौन दिखाता है? नॉन डीपोलराइजर दिखाते हैं, डीपोलराइजर्स फेडिंग नहीं दिखाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? नॉन डीपोलराइजर मसल रिलैक्सेंट्स रिजल्ट इन वन इन स्टार्टिंग में क्या आएगा? 1 आए क्योंकि चारों बराबर थी, एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेज एंड बिकम 0 ड्यू टू स्लो एंड प्रोग्रेसिव ब्लॉकेड ऑफ ACH रिसेप्टर्स ड्यू टू नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स। तो ये स्टेटमेंट हमने समझ लिया। थर्ड स्टेटमेंट है फेडिंग इज सीन इन नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स ओनली। तो ये भी ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आएगा। थर्ड वाले में फेडिंग में एक एक्सेप्शन बनता है कि डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट फेडिंग नॉर्मली नहीं दिखाते हैं, पर एक कंडीशन होती है जहाँ पे ये भी फेडिंग दिखाने लगते हैं, ठीक है। उसके अंदर वो काम करते हैं नॉन डीपोलराइजर की तरह। तो वो कंडीशन कौन सी होती है? वो होती है फेज 2 ब्लॉक, ठीक है। फेज 2 ब्लॉक जो कि किसकी वजह से आता है? सक्शनल कूलिंग की वजह से आता है। जब भी सक्शनल कूलिंग अंदर की वजह से फेज 2 ब्लॉक अगर आ गया, तो फेज 2 ब्लॉक का मतलब हम मान के चलेंगे कि वो अब किसके तरह एक्ट करेगा? सक्शनल कूलिंग नॉन डीपोलराइजर से तरह एक्ट करेगा, तो उसमें फेडिंग हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है TO4 स्कोर कैन बी कैलकुलेटेड बाई। कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी कि जितने पेशेंट ने मतलब रन बनाए, जितने पेशेंट में बॉल खेली हैं, यानी बैट टच भी कर दिया है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो कितना भी टच करे, अगर वो टच कर भी दिया है तो उसको स्कोर मिलता है। अगर एक एम्पलीट्यूड मिली, यानी कि एक बॉल मारी तो TO4 स्कोर 1, 2 मारी तो 2, 3 मारी तो 3, 4 मारे तो 4, यानी कि चारों रिस्पॉन्स अगर उसने चारों रिस्पॉन्स दिए स्टिमुलाई के बदले, तो TO4 स्कोर उसका 4 हो जाएगा। तो चारों स्टेटमेंट्स के करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। ऑप्शंस हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी हम सीख चुके हैं, पर फिर भी हम देख लेते हैं। अगर चारों एम्पलीट्यूड प्रेजेंट है, यानी कि चारों के बदले स्टिमुलाई के बदले रेस्पॉन्स दिया पेशेंट ने, तो ब्लॉकेड है ही नहीं, 0%। अगर एक के बदले उसने नहीं दिया, यानी कि एक बॉल उसने मिस कर दी, 3 मारी थी तो 70% ब्लॉकेड था, 2 मारी 2 मिस कर दी तो 80% ब्लॉकेड है। अगर एक एम्पलीट्यूड आ रहा है तो कितना परसेंट ब्लॉकेड है? 90% ब्लॉकेड है। और अगर एक भी एम्पलीट्यूड नहीं है, यानी कि उसने कुछ भी बॉल नहीं मारी, एक भी नहीं मारी, तो क्या होता है? 100% ब्लॉकेड होता है। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट। 14th क्वेश्चन है पैरामीटर्स रिक्वायर्ड फॉर इंटुबेशन आर। ऑप्शन है हमारे पास में TO4 स्कोर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0 का मतलब क्या? 100% ब्लॉकेड होता है, तो ब्लॉकेड भी इसमें 100% होना चाहिए। T4/T1 इज रिक्वायर्ड एज 0 इज रिक्वायर्ड एज 0, ठीक है। तो इंटुबेशन के लिए T4/T1 0 होना चाहिए, TO4 स्कोर भी 0 होना चाहिए, और कंप्लीट ब्लॉकेड होना चाहिए। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पैरामीटर इज बेस्ट यूटिलाइज्ड फॉर एसेस रिवर्सल। रिवर्सल पेशेंट का कितना पहुंचा है, डेप्थ कितनी, उसकी एनेस्थीसिया की डेप्थ से कम कितना वापस आ चुका है, तो उसके जो एसेस किया जाता है रिवर्सल को, तो वो कैसे कर सकते हैं? सबसे बेस्ट के पैरामीटर कौन सा है? तो TO4 स्कोर, या फिर परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेड कैलकुलेशन, या फिर T4/T1। तो TO4 स्कोर के बदले हम पता नहीं लगा सकते इतना, ठीक है। परसेंटेज ब्लॉकेड बाद में कैलकुलेट होती है, TO4 स्कोर के बाद में। सबसे पहले क्या कैलकुलेट हो जाता है? T4/T1 हो जाता है। तो T4/T1 रेशियो क्या होता है? एकदम बेस्ट पैरामीटर है यूटिलाइज करने के लिए, कि रिवर्सल को एसेस करने के लिए बेस्ट पैरामीटर होता है T4/T1 रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन से T4/T1 अगर 0.7 है तो इसका मतलब क्या है? पेशेंट की एडिक्वेट रिकवरी हो चुकी है, यानी एडिक्वेट रिवर्सल हो चुका है। जबकि T4/T1 अगर मोर देन या फिर इक्वल है 0.9 का, तो इसका मतलब क्या होता है? गारंटीड रिकवरी। 0.7 में क्या था? एडिक्वेट रिकवरी हो चुकी है। 0.9 या 0.9 से ज़्यादा अगर हो गया तो उसका मतलब क्या होता है? गारंटीड रिकवरी हो चुकी है। थर्ड ऑप्शन है एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्थ रिस्पॉन्स इज 0.7 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्स डिफाइंस एडिक्वेट रिकवरी। कि जो पहला एम्पलीट्यूड का रिस्पॉन्स था उसके 0.7 टाइम्स अगर आ रहा है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये पहला स्टेटमेंट ही है, इस तरफ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। 0.7 टाइम्स यानी कि 0.7, तो ये भी ऑप्शन ठीक है, तो ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फेज 2 ब्लॉक। ऑप्शन है हमारे पास में इट इज़ ड्यू टू सक्शनल कूलिंग, ठीक है, सही है। इट कैन बी मॉनिटर्ड बाई T4/T1 रेशियो, ये भी ठीक है क्योंकि फेडिंग भी होती है उसके अंदर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन अगर देखेंगे फेडिंग नॉट सीन इन डिपोलराइज्ड मसल रिजल्ट बट इन फेज सेकंड ब्लॉकिंग इट इज सीन, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन हमारे पास में टिटेनिक स्टिमुलेशन, पोस्ट टिटेनिक काउंट्स, डबल बस्ट स्टिमुलेशन, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या देख लिया? सबसे पहले सिंगल ट्विच हमने पढ़ लिया, ट्रेन ऑफ 4 हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद अलावा जो डीप स्टिमुलेशन वाले बच गए वो 3 हम देख लेते हैं। इन तीनों में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस इनकी वैल्यूज याद रखनी है। टिटेनिक स्टिमुलेशन के अंदर क्या होता है? 50 to 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी उस स्टिमुलेशन उसको दी जाती है 4-5 सेकेंड्स, ठीक है, उसको बोलते हैं टिटेनिक स्टिमुलेशन। टिटेनिक स्टिमुलेशन देने के बाद में क्या दी जाती है? पोस्ट टिटेनिक काउंट्स देखे जाते हैं। तो स्टिमुलस इज गिवन जस्ट आफ्टर टिटेनिक स्टिमुलेशन, ठीक है, यानी कि पहले टिटेनिक स्टिमुलेशन दे दी, उसके बाद में और स्टिमुलेशन दी जाती है, उसको पोस्ट टिटेनिक काउंट्स बोलते हैं। उसके बाद में डबल बर्स्ट स्टिमुलेशन, इसको दूसरा नाम क्या जाता है? DBS, डबल बर्स्ट स्टिमुलेशन 3,3,
ठीक है, अब ये क्यों दिया गया वो भी हम देख लेते हैं आगे। डबल बर्स्ट स्टिमुलेशन, 2 सेट्स ऑफ ईच कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टिमुलाई ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी दैट इज 50 हर्ट्ज आर गिवन एट ए गैप ऑफ 750 मिली सेकेंड। तो ये DBS 33 का मतलब क्या है, 2 सेट दिए जा रहे हैं। 2 सेट, एक सेट के अंदर क्या है, हर सेट के अंदर 3 स्टिमुलाई हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ईच की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्स, यानी कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। और कितनी देर तक दे रहे हैं, मतलब गैप कितना है उनके बीच में, 750 मिली सेकेंड्स। यानी कि डबल बर्स्ट स्टिमुलेशन में 2 बार स्टिमुलेशन दी गई। डबल बर्स्ट मतलब 2 स्टिमुलेशन, 2 सेट दी जाएंगे और हर सेट के अंदर 3 स्टिमुलेशन है जिनकी फ्रीक्वेंसी है ईच की 50 हर्ट्स और गैप कितना उनके बीच में, 750 मिली सेकेंड्स। तो ये तीनों यहाँ पे बस इतना याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। इतना याद रखना है कि ये तीनों क्या है, डीप सेंसिटिविटी ब्लॉक्स हैं, हाई इंटेंसिटी ब्लॉक्स कहलाते हैं और इसमें हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है 50 to 100 हर्ट्स टिटेनिक के अंदर। टिटेनिक के बाद में पोस्ट टिटेनिक के अंदर डबल बर्स्ट स्टिमुलेशन में हमने पढ़ लिया। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो इसी के साथ हमने क्या कर ली, न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग भी कंप्लीट कर दी है। इसके बाद में हमारा मॉनिटरिंग चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे हम कल चढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।